आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। श्रोताओं नमस्कार। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं आज मेहमान कौन है, मैं चाहती हूं कि आप सुने ये सावधान युवराज, आगे पानी है। पानी? पानी कहाँ है? हं, दासी भी हमसे खिलवाड़ करती है। क्या बताऊं मित्र, मैं अपमान की अग्नि में जल रहा हूं मित्र, और ये जलन मुझसे सही नहीं जा रही है। ये अग्नि मेरे भीतर भभक रही है, और यदि ये अग्नि मुझे भस्म नहीं कर सकी तो इससे बचने के लिए मैं स्वयं अग्निकुंड में कूद पड़ूंगा। अपमान का ये कलंक मेरे माथे पर किसी वृक्ष की भांति उग आया है, जो हर एक क्षण के साथ बढ़ता ही जा रहा है, और मुझे इससे बचाव का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आपकी मुलाकात आज करवा रहे हैं दमदार आवाज और सशक्त व्यक्तित्व के मालिक पुनीत इस्सर से। स्वागतम स्वागतम मामा श्री, आइए विराजिए, स्थान ग्रहण कीजिए मामा श्री। जिन्होंने कई फिल्मों में खलनायक की भूमिका अदा की। तो आपकी और सम्राट युधिष्ठिर की चौसर जम गई मामा श्री, और आपके 500 की सेना जो कभी हारना जानती ही नहीं, मैंने उनका जीतना भी देख लिया मामा श्री। B.R. चोपड़ा के धारावाहिक महाभारत में दुर्योधन के किरदार से ये लोगों के बीच जाने गए। इस बंजर खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना डाला, और इंद्रप्रस्थ में ये मायावी महल। अद्भुत है उस मय दानव का चमत्कार। आश्चर्य। तो आइए सुनते हैं पुनीत इस्सर से की गई ये बातचीत कर रही हैं अनुराधा उपाध्याय। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती की ओर से। हाँ जी, नमस्कार। और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि मैं आज आप लोगों के समक्ष बैठा हूँ, आप लोगों से मैं बातें करूंगा। पुनीत जी, एक मंझे हुए कलाकार, एक राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आज हम उनसे बातें करेंगे, जानेंगे उनकी बातें, उनकी यादें इस प्रोग्राम के तहत साझा करेंगे हमारे सुनने वालों के लिए। आपने 1980 के दशक में जो फिल्मों में शुरुआत की अपनी, ये पहले से आपने डिसाइड किया था, सोचा था, या इससे पहले कुछ और करियर ऑप्शन आपने सोचा था अपने लिए? क्या है कि मेरे पिताजी जो थे सुदेश ईसर जी, वे एक फिल्म निर्देशक थे जी, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई थी प्रेम गीत, जी, 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 जिसमें बहुत ही प्रसिद्ध उसमें गाना था, होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। जी, उन्होंने अपना जगजीत सिंह को एज ए म्यूजिक डायरेक्टर ब्रेक दिया था। उसमें उन्होंने अनीता राज को ब्रेक दिया था, और राज बब्बर को एज ए हीरो ब्रेक उन्होंने दिया था। राज बब्बर साहब पहले इंसाफ का तराजू में, वो उनका ब्रेक तो चोपड़ा साहब ने किया था, बट वो नेगेटिव पात्र में था, जी, बट एज ए हीरो प्रेम गीत से। जी, और रामायण चित्रा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। दैट इज रामायण चित्रा जो बैनर था वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब का उनका बैनर था। सो घर में यस डेफिनेटली माहौल था फिल्मों का, बट मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं जो हूँ मैं डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करूँगा। बट होता क्या कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो आई हैड स्पीच इम्पेयरमेंट, इन द सेंस मेरी जो स्पीच थी, जो उच्चारण था, वो बिल्कुल मुंबईया जैसे बच्चे बात करते हैं। हम बॉम्बे के पढ़े लिखे हैं, पैदाइश परवरिश यहीं हुई है,
तो जो एक जो भाषा पे जिसे कहते हैं ना आपका कमांड जो होना चाहिए वो नहीं था, ना हिंदी पे था। अच्छा, क्योंकि स्कूल में पढ़ते थे अंग्रेजी, तो एक अंग्रेजी इंसान जानता है, प्लस मैं बहुत फास्ट बात किया करता था। सो मेरे पिताजी ने सोचा कि लाइक किसी भी आप फील्ड में जाएं, लेकिन एक जिस तरह आपको बात करना बहुत ही आवश्यक है ना, एक इंसान को बात करना आना चाहिए, बिकॉज एक तलफ़ुज़ सही हो, उच्चारण सही जी, हो, जी। कौन से शब्दों पे स्ट्रेस दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि बेटे जो भी करियर चुनना चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो आप करो, यू वांट टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, आप कर सकते हो, बट अगर ये थोड़ा स्पीच डिक्शन पे अगर आप काम करोगे तो ये आपको आपके व्यक्तिगत जीवन में भी ये आपके काम में आएगा, बिकॉज व्हेन यू आप पब्लिक स्पीकिंग हो, आप 10 लोगों में जब बैठ के बात करते हैं तो आपकी जबान साफ होनी चाहिए, आपको उच्चारण सही होना चाहिए। तो मैंने कहा कि यस, आई शुड गिव इट अ ट्राई, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। फिर मैंने कोर्स किया था एक्टिंग का, प्राइमरीली टू करेक्ट माय स्पीच एंड डिक्शन। मेरे में बहुत स्लर था, मैं बहुत फास्ट बात किया करता था, वो इतना बुरा था कि मेरे अल्फाज, मेरे शब्द किसी को समझ में नहीं आते थे। जब मैंने करना शुरू किया तो मेरी रुचि उसमें बढ़ी कि ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, एंड देन समहाउ फिर रुझान फिर इस तरफ हुआ। आई थिंक मे बी आई वॉज डिस्टीन्ड टू बी इन दिस लाइन, एंड दैट्स हाउ आई एम हियर। तो आप डिफेंस में जाते जाते आप इस तरफ आपने रुख कर लिया। हाँ जी, और इस तरह से इसे अपना देश की सेवा करनी है जी, तो आप डिफेंस पे करिए या मनोरंजन के द्वारा आप लोगों की इतना सेवा करें, काम है सेवा करना। बात हुई है जबान की, तो अगर उसकी बात करें तो आपकी जो मदर टंग है वो पंजाबी है, पंजाब से आप जी, बिलोंग जी। करते हैं, तो पंजाबी फिल्मों में भी आपने काम किया है। हाँ जी, कुछ फिल्मों में, यस। जी, वो हिंदी फिल्मों में आने से पहले। नहीं, मैंने पंजाबी फिल्मों में तो अभी ऑलमोस्ट 2000 के बाद काम किया है। आई केम इन 1982, मेरी पहली फिल्म कुली थी, बट पंजाबी फिल्म तो 2000 के बाद मैंने काम शुरू किया, 2002 के बाद शायद। कुली वो फिल्म जिससे आपको पहचान मिली, जी। 1980 के दशक में आई थी और यहीं से आपने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया, तो इसकी कुछ यादें आप ताज़ा कीजिए। यश जौहर साहब, करण जौहर के पिताजी हैं, वो मेरे फादर के कलीग थे, वे मित्र थे। मनमोहन देसाई साहब एक फिल्म बना रहे थे, नसीब, तो उन्हें कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स की कुछ आवाज़ें चाहिए थी कि जो मार्शल आर्ट करता है वो जी। किस तरह चिल्लाते हैं, उनकी यलगार जो होती है वो उनको एक कुछ चाहिए था कुछ करना। तो यश जौहर साहब, ही वॉज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ मनमोहन देसाई साहब ऑल्सो। सो उन्होंने कहा कि यार आई नो, मेरे दोस्त हैं सुदेशी सर, तो मंजी ने कहा कि यस आई ऑल्सो नो सुदेशी वेरी वेल, वो तो उनके सुपुत्र हैं, पुनीत हैं, वो मार्शल आर्ट करते हैं। मैं जब भी जाता हूँ सुदेशी को मिलने उनके घर, तो हमेशा अक्सर देखा है वो अपने वरांडे में उनका पंचिंग बैग लटका होता है, and उसकी आवाज़ें, तो आई थिंक ही इज़ द ओनली वन जो शायद, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 1978, आई थिंक 78 था या 80 था, मुझे याद नहीं है। तो उसने यार तो उनको बुलाओ, उस बच्चे से मिलना चाहूँगा। यश जी ने मेरे पिताजी से बात की, ठीक है। तो यश जौहर साहब मुझे लेकर मनमोहन देसाई साहब के पास गए, और तो जब उन्होंने मुझे देखा तो जो मेरा जो कदो कामत था, जो बॉडी थी, बोला यार क्या करते हो? मैंने सर मैं मार्शल आर्ट्स करता हूँ। तो बोला वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्या तुम करके कुछ दिखा सकते हो हमें? सो मैंने उनको बहुत कुछ करके दिखाया, तो देवर वो निस्तब्ध रह गए कि यार, क्योंकि दैट टाइम नोबडी न्यू अबाउट मार्शल आर्ट्स एंड दैट काइंड ऑफ फिजिकल फिटनेस। आज लोगों के 6 पैक आ गए हैं, लोग बात करते हैं, बट आई हैड डन इट इन 1978। उन्होंने देख के कहा, बहुत ही वो मुतासिर हुए, बहुत ही इंप्रेस हुए, और उन्होंने कहा कि पुनीत हम आपकी कुछ वॉइसेस रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने वो उनके लिए मैंने कर दिया, आई रिकॉर्डेड दोज वॉइसेस फॉर मनमोहन देसाई साहब, एंड आफ्टर दैट देन ही, तो तुम एक्टिंग करना चाहोगे? मैंने जी हाँ, क्यों नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे कुली में एज अ नेगेटिव कैरेक्टर वो ब्रेक दिया। दैट्स हाउ, मतलब मेरी जो शुरुआत है, जो जन्म हुआ जो फिल्म इंडस्ट्री में, वो वैसे हुआ। बातें चलती रहेगी, लेकिन साथ ही साथ हम अपने सुनने वालों को आपकी पसंद का गीत भी सुनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? जी, ऐसे तो बहुत अच्छे बहुत सारे गीत हैं, बट एक कुछ गीत हैं जो बहुत ही मेरे, बोलते हैं मेरे हरदिल अजीज हैं। तो मैंने जो शुरुआती की है मेरे पिताजी की फिल्म प्रेम गीत से, तो मैं उनको जगजीत सिंह का जो गाना है वो होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, वो सुनाना चाहूँगा। ये राग यमन में बना है, तो मैं चाहूँगा वो आप सुने। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत
कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी, संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। इस गीत पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कूली फिल्म की। जी। तो किस तरह से आपका फिल्मों में आना हुआ, कूली में किस तरह से ब्रेक मिला, वो आपने हमें बताया। जी। लेकिन इसके जरिए आपको एक बड़ी पहचान भी मिली और साथ ही साथ ना भूलने वाली फिल्म भी ये आपके लिए बनी। हाँ जी। उस इंसिडेंट के बारे में अगर आप बताएं तो। वो कह सकते हैं कि दुर्भाग्यवश उस फिल्म में एक हादसा हुआ था जी। जिसमें गलती से मेरे हाथ से अमित जी को लग गया था। अमित जी महान कलाकार हैं और सबके चहीता हैं और मैं तो खुद उनका बहुत बड़ा इतना बड़ा फ़ैन हूँ। वो हादसा था, एक एक्शन सीक्वेंस था जिसमें हमें कुछ वो करना था
हमने 5-6 रिहर्सल्स की, सब सही हुआ। टेक में कुछ एक बोर्ड था, उनको बैंग करके रुकना था, वो आगे आ गए और मेरा जो राइट पंच था उनको लग गया। एंड ही सो ग्रेशियस, वो इतने महान है। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि पुनीत ये तुम्हारा कसूर नहीं है, जब हम एक्शन करते हैं तो उसमें ये चीज़ें हो जाती हैं, तो तुम बिल्कुल ये अपने मन में ना लो कि भाई तुमने कुछ किया था। आई वॉज वेरी गिल्टी बिकॉज यू डोंट वांट टू हर्ट योर आइडल। मनोवृत्ति उस वक्त ये थी कि भाई मैं जिनका इतना बड़ा फैन हूं और मेरे हाथ से कैसे उन्हें लग गया। वो डेफिनेटली मेरे मतों ने कहा, मुझे बुलाया, समझाया कि पुनीत, इनफैक्ट उन्होंने मुझे एक हादसा उस अवस्था में सुनाया था ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में कि पुनीत तुम्हें पता नहीं, मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था विनोद खन्ना के साथ। प्रकाश मेहरा साहब की कोई फिल्म थी, विच आई डोंट रिमेंबर वो कौन सी फिल्म थी। तो उस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीक्वेंस था जिसमें अमित जी और विनोद खन्ना साहब के बीच एक्शन हो रहा था। वो तो हमने 15-20 बार रिहर्सल की। मुझे तो एक ग्लास विनोद खन्ना के मुंह पे फेंकना था। रिहर्सल की बिल्कुल सही हुआ। फिर जब टेक किया, टेक में ऐसा हुआ कि टाइमिंग गड़बड़ हुआ, या विनोद खन्ना ने लेट डक किया, या मैंने जल्दी मार दिया, मुझे याद नहीं, बट वो ग्लास सीधे जाके विनोद खन्ना के होंठों के नीचे चिन पर लगा। इमीडिएटली बोलते कुछ 8-10 वो पूरा कट गया था, वो स्टिचेस थे। तो जिस तरह तुम अभी मुझे देखकर गिल्टी फील कर रहे हो, मेरी भी वही स्थिति थी। और फिर विनोद खन्ना बार बार कह रहे, नहीं अमित तुम्हारा कसूर थोड़ा ही है यार, ये तो दीज थिंग्स दे हैपन, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, नॉट योर फॉल्ट एंड आई एम विथ यू। सो दैट्स हाउ ग्रेट मिस्टर बच्चन इज। ये बात हुई आपकी और अमिताभ बच्चन जी के बीच की, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ का जो रवैया था वो किस तरह से बदला था उस फिल्म के बाद? क्या होता है जी, देखिए, ही वाज सच अ बिग स्टार, तो ये स्वाभाविक था लोगों का रोष या लोगों का जो आशंका कि भाई, एक तो क्या था कि आई वॉज 8th डिग्री ब्लैक बेल्ट इन मार्शल आर्ट, और मेरी जो कदो खामत का हो, हाइट 6 feet 3 inches टॉल, बॉडी इतनी बढ़िया थी, तो लोगों में दहशत एक बन गई थी कि यार ये बहुत स्ट्रांग है, अमित जी को घायल कर दिया तो कहीं औरों को ना करे। मैं उस वक्त शायद नहीं समझ पाता, लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ तो आई अंडरस्टैंड कि दे वर नॉट आल्सो रॉन्ग। ऐसी चीजें हो जाती हैं उस वक्त जो लोगों का रोष था, बिकॉज वो इतने के प्रिय थे, और फिल्म इंडस्ट्री में क्या इतना पैसा स्टेक पर होता है, तो लोग डर के मारे फिर नहीं लिए, लोगों ने मुझे काम दिया। पर आई गेस मैं समझता हूँ कि ये मेरी डेस्टिनी थी। बट आई थिंक दैट मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग, मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। आप जिंदगी में कुछ सीखते हैं। क्या वो 4-5 साल मेरी वो स्ट्रगलिंग पीरियड था 1982 से लेकर 88 तक, इनफैक्ट तो 6 साल बहुत संघर्ष पूर्ण गए। पर ठीक है, आई ऑलवेज बिलीव जो होता है उनकी इच्छा के विरुद्ध तो कुछ होता नहीं है, और शायद ये लिखा हुआ था और मुझे शायद कुछ सीखने को मिलना था, कुछ था। डेस्टिनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। और अगर इसी इंसिडेंट्स की बात करें तो ये भी सुनने में आया था कि अमित जी के जो फैंस हैं उनकी तरफ से लेटर आता था, आपको पत्र आता था, इस तरह की बात सच है? हाँ जी, बिकॉज देखिए, अब उस वक्त तो था कि भाई हाउ कुड यू डू दिस, आपने कैसे किया, हम आपको जान से मार देंगे, गालियां गलोच, ठीक है, बट आई हैड टू टेक इट इन माय स्ट्राइड, बिकॉज हुआ तो मेरे हाथों से ही था। तो ठीक है, मैंने उसे एक्सेप्ट किया। मैं अमित जी को मिलने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में था, और वहां से जब मैं निकल रहा था तो कुछ 3-4 लेडीज थी, वो बैठी हुई थी, उनके बहुत बड़े फैन होंगे, फूलों का गुलदस्ता लेकर उनसे मिलने के लिए। उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था बिकॉज वो बाहर थे। तो जब उन्होंने मुझे देखा आईसीयू से बाहर आते हुए, तब दे डिडंट नो मी। उस वक्त तो ये टीवी कैमराज और ये सब न्यूज चैनल नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने लगा शायद ये बंदा कोई जो अंदर गया बाहर आ रहा है तो शायद उनके करीब का होगा, उनके घर का कोई सदस्य होगा। तो मुझसे पूछने के जी कि हाउ इज मिस्टर बच्चन फीलिंग नाउ? जी दे ही इज रिकवरिंग, ही इज बेटर। तो कहने लगी कि इज इट टेरिबल समबडी ट्राइड टू किल हिम? तो मैं चुप हो गया। तो दूसरी कहती है, आई विश दैट पर्सन कम्स इन फ्रंट ऑफ मी, मैं तो उसको जान से मार दूंगी। तो मैंने जी एक्सक्यूज मी धीरे से कहा, तो मैं वहां से मैं चलता बना। फिर इससे पहले कि उनको पता चले कि मैं ही वो शख्स हूँ और मुझे मार पड़े, मैंने कहा यहाँ से 9-11 हो जाओ यहाँ से। अभी अगर वो सुन रहे होंगे तो उन्हें जरूर पता चलेगा इस किस्से का। उन्हें पता चल गया होगा कि कोई जानबूझ के नहीं करता। जी जी। और वो इतने बड़े हमारे कलाकार हैं। आई थिंक ही इज द बेस्ट एक्टर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड एंड ही इज सच अ फाइन ह्यूमन बीइंग। चलिए, यहाँ पर वक्त है एक और गीत का, आपकी पसंद का गीत जो आप सुनवाना चाहें अब। मेरा जो बहुत ही फेवरेट गाना है आर.डी. बर्मन साहब का है। वो एक मेला फिल्म का था, प्रकाश मेहरा साहब की फिल्म थी। रुत है मिलन की साथी मेरे आरे, मोहे कहीं ले चल। रफी साहब एंड लता जी का गाना था, आर.डी. बर्मन का गाना था। जय खान एंड मुमताज, आई थिंक सो, इट वाज अ ब्रिलियंट सॉन्ग। जी, हम सुनवाते हैं हमारे सुनने वालों को ये गीत।
साथी मेरे आरे। रुत है मिलन की साथी मेरे आरे, मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे। बागों में खेतों में नदिया किनारे, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे। जग देखा करे, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे। मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे, बागों में खेतों में नदिया किनारे, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे। रुत है मिलन की साथी मेरे आरे। नाइनटीन की शुरुआत हुई, कूली की हमने बात की, और कुछ सालों के बाद एक बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हैं आइकॉनिक
टीवी सीरीज शुरू हुई महाभारत, तो महाभारत का वो दुर्योधन का किरदार और आपका कह सके कि एक दूसरे के प्राय बन गए हैं, आपका नाम और दुर्योधन। जी। तो किस तरह से आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े, किस तरह से आप हिस्सा बने इस प्रोजेक्ट का? क्या हुआ कि एक तो मैं पहले मनमोहन देसाई साहब से मिला 1980 के आसपास या 79 के आसपास, दैट वाज फॉर दैट वॉइस ओवर। उसके बाद फिर कुली में उनके साथ काम किया, फिर दुर्भाग्यवश वो हादसा हुआ। उसके बाद मुझे काम, जिस तरह का काम मैं चाहता था, मैं बताना चाहूंगा कि अपनी स्पीच डिक्शन पर इतना ज्यादा मेहनत अपने काम किया कि आई वॉज आफ्टर 2 years ऑफ माई प्रैक्टिस, आई वॉज द स्पीच एंड डिक्शन प्रोफेसर एट रोशन तनेजाज इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग। मैं तलफ़ुज़ सिखाता था वहां, मैं स्पीच एंड डिक्शन की क्लासेस लेता था। भाई जो प्रत्यक्ष में जो लोगों को नजर आता था वो था कि पुनीत ईसर जो है वो मार्शल आर्टिस्ट है, बॉडी है, ये है, वो सामने आ गया। अच्छा, परोक्ष में था कि ही इज अ सेंसिटिव एक्टर, इतना बढ़िया कलाकार है और स्पीच डिक्शन का ये प्रोफेसर रह चुका है। मेरी रुचि के या जिस तरह के रोल्स मैं करना चाहता था वो मुझे नहीं मिल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, अच्छा कुछ फिल्मों में जहां पे अच्छा रोल मिला उसका मुझे फायदा ही नहीं हुआ। वो फिल्म सुपर हिट भी हुई। एक पुराना मंदिर मैंने फिल्म की थी, हॉरर फिल्म, वो मतलब उस वक्त से 100 हफ्ते चली थी। इट इज अ कल्ट फिल्म, उससे बड़ी कोई हॉरर फिल्म हिट ही नहीं हुई। उसमें मेरा मेन कैरेक्टर था वो, क्योंकि उस वक्त एक हॉरर एक वो ब्रांडेड चीज थी तो मुझे काम नहीं मिला जी। उसका मुझे मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, जिन फिल्मों में कोई अच्छी फिल्मों में कुछ काम किया वो फिल्म नहीं चली। जैसे शक्ति सावंत साहब की फिल्म थी पाले खान, फरा थी, मेरा बहुत बढ़िया रोल था उसमें, बट समाओ वो फिल्म नहीं चली तो फिर उसका फायदा नहीं हुआ। और फिर एक ब्रांडेड एक वो धब्बा भी लग चुका था कि पुनीत ईसर जो है वो तो फाइटर है, ये कलाकार तो है ही नहीं, और सब लोग डरते भी थे। ऑल दैट वाज वर्किंग ऑन मी। सो 6 साल स्ट्रगल का पीरियड था। मैं समझता हूँ कि मेरे वो मंथन का पीरियड था। तब मुझे पता चला कि B.R. चोपड़ा साहब जो हैं वो महाभारत बनाने जा रहे हैं और एक धारावाहिक के तौर पर। तो मैंने महाभारत पढ़ा हुआ था, बिकॉज जब मैं अपने स्पीच डिक्शन की तैयारी कर रहा था तो उस समय में वो 1978 से 85-86 तक, जब तक मैं एक्टिंग क्लासेस भी लेता था जी। तो मैंने बहुत कुछ अध्ययन किया, अभ्यास किया था। मेरी स्पीच डिक्शन सही नहीं थी, मेरी आवाज बहुत बुरी थी। बिकॉज ऑफ दैट थिएटर में काम नहीं मिलता था, जो छोटा मोटा जो दे दिया दैट वाज ऑन अ वेरी एमेचरिश लेवल। तो वो सारा धुल गया। तो मैं चोपड़ा साहब के पास फिर गया कि आई वांट टू, इससे जुड़ना चाहता हूँ आपके इस प्रोजेक्ट से, कम से कम एक जो दिल चाहता है वो तो करें जरूर। तो चोपड़ा साहब ने मुझे देखा, कहा रे बहुत बढ़िया, इतनी हाइट बॉडी अच्छी है, इसको भीम बना दो। मैं बहुत ही डरते हुए मैंने साहस बटोरा और मैंने कहा कि जी मैंने महाभारत पढ़ा है, मैं दुर्योधन का पात्र करना चाहता हूँ। राही मासूम रजा साहब बैठे थे, अरे कमाल है, हमारे यार हम तुम्हें हीरो बनाना चाहते हैं और तुम विलन बनना चाहते हो, क्या होगा तुम्हें? तो मैंने सर मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि बेटे तुमने क्या क्या पढ़ा है बताओ जरा हमें। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, वो मुझे कंठस्थ याद था। तो मैंने कहा जी मैंने वो पढ़ा है, मैंने रश्मि रथी पढ़ा है दिनकर जी का, मैंने उरुभंगम पढ़ा है महाकवि भास का, तो मैं जानता हूँ वो कैरेक्टर क्या है। तो अगर आप मुझे एक मौका दें, आप कहेंगे तो जो कहेंगे मैं तो, बिकॉज एक अब यू बेगर्स कांट बी चूजर्स, आप तो जो रोल देंगे मेरे पास तो काम ही नहीं है। आई एम स्ट्रगलिंग एक्टर, बट मेरी रुचि जो मैं चाहता हूँ वो करूँ। तो पहले उन्होंने कहा कि जो तुमने कहा कि वो बोल के दिखाओ। तो मैंने मुझे एक डायलॉग दिए गए, मैंने ऑडिशन प्रिपेयर किया, मैंने कहा पुत्री लड़का तो ठीक है। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा चोपड़ा साहब का पहला जो प्रश्न था कि बेटे इसमें हिंदी बोलनी पड़ेगी, तो तुम्हें हिंदी आती है ना? करेक्ट है। तो आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी, बिकॉज मेरी के इमेज जो छवि थी उससे एक फाइटर की थी। फिर जब मैंने वो जो उनका ऑडिशन जो पहला पास किया उसमें मैं सिलेक्ट हो गया कि भाई इसको रख लो साइड में, इस एक्टर को देखेंगे क्या देना है। फिर जब मैंने दुर्योधन की बात की तो उन्होंने कहा आप करके दिखाओ, सुनाओ। तो कहते ना कि हाथ कंगन को आरती क्या, वो पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं तो खड़ा हो गया सीधा, तो खड़े होकर मैंने कहा जी मैं आप ये सुनिए। और मैंने उन्हें जयद्रथ वध की कुछ पंक्तियां और पता नहीं कितने पेजेस, 25-30 पेजेस मैं बोलता ही गया। जो उनको सुनाया तो वो इतने खुश हुए, दे क्लैप्ड, कहा कि वी गॉट अवर दुर्योधन। वो पंक्तियां अगर अभी कुछ थोड़ी सी कुछ हो जाए। 30 वर्ष हो चुके हैं। कुछ पंक्तियां बस, शायद कुछ है, मैं सुनाऊं? जी जी जरूर जरूर। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों का पांडवों से रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब हिल मिलकर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दिन देखता
मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया, हा हा इसी सम्राज्ञनी में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो, शठता सहित हठ ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत न यूं रणरक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हो स्वप्न तुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया, हा हा इसी सम्राज्ञनी में सर्वस्व स्वाहा हो गया। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद्य चक्रव्यूह को, शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रथित विस्तृत शूरवीर समूह को, जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेदन कर सके, तब बहुत ही व्याकुल हुए सब यत्न कर करके थके। जो देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान समरोत्कर्ष का, प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को शूर षोडश वर्ष का। वो वीर चक्रव्यूह भेदन में सहज सज्ञान था, निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था गुणवान। हे तात, तजिए सोच को, है काम ही क्या क्लेश का, मैं द्वार उद्घाटित करूंगा व्यूह बीच प्रवेश का। यो पांडवों से कहे समर को वीर वो सज्जित हुआ, छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। अभिमन्यु का वर्णन उन्होंने बहुत ही खूबसूरत। कहीं ना कहीं ये जो बातें निकल कर आ रही है अभी हम आपसे सुन रहे हैं, तो ये एक प्रश्न मेरे जहन में आया है कि जो इतनी लंबी स्क्रिप्ट्स होती हैं या डायलॉग्स होते हैं इस तरह के, जहां पर शुद्ध हिंदी चाहिए, संस्कृत के कुछ वर्ड्स चाहिए, तो कहीं ना कहीं स्पीच एंड डिक्शन का जो आपने किया है बहुत ही वही तो काम है, मदद का है। देखिए क्या है कि मैं अपने जितने श्रोताओं को और जो यंगस्टर्स जो एक्टिंग करना चाहते हैं जी, क्या होता है कि बाकी जो चीजें हैं ना, जैसे अभी आपको हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए, आपको स्विमिंग आनी चाहिए, आपको मोटरसाइकिल चलाना आना चाहिए, आपको डांस करना आना चाहिए, आपको एक्शन करना आना चाहिए, बॉडी सिक्स पैक होनी चाहिए, ये सारी चीजें बहुत ही आवश्यक है कलाकार के लिए, बिकॉज इट्स अ शोकेस। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका तलफ्फुज है, आपका वॉइस कल्टीवेशन, आपका मॉड्यूलेशन, आपका स्पीच, आपका डिक्शन। बिकॉज फिल्मों में आपको एक्शन टोटल 5 मिनट मिलेगा, आपको डांस करने को 4 मिनट मिलेंगे, आपका 8 मिनट में 2 गाने होंगे, बट आपको 2.5 घंटे बोलना है। और जब तक आपकी स्पीच डिक्शन पे आपका कमांड नहीं होगा, आप डायलॉग्स याद ही नहीं होंगे, आप उनसे कैसे, उन शब्दों से कैसे खेलेंगे। तभी देखिए जितने जो सुपर कलाकार हमारे देश के जो बेस्ट एक्टर्स हुए हैं, उनका स्पीच डिक्शन पर सबसे ज्यादा कमांड रहा है। वेदर इट इज दिलीप कुमार साहब, वेदर इट इज राज कपूर, उसके बाद बच्चन साहब, आप देख लीजिए यंगस्टर जो है, शाहरुख खान दिल्ली वाला है, उनकी जबान साफ है। आप उनसे पहले नसीर साहब को देख लीजिए, आप ओमपुरी जी को देख लीजिए, अभी आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लीजिए। तो कहने का मतलब है जो कलाकार जो है, जब तक आपका स्पीच डिक्शन सही नहीं होगा, क्योंकि हम हिंदी फिल्मों में काम कर रहे हैं, हम कोई हॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश आजकल के जो बच्चे हैं, उनका क्या सोचना लिखना पढ़ना सब इंग्लिश में है। अच्छा, और आजकल जो स्क्रिप्ट भी आती है वो रोमन इंग्लिश में आती है, तो नुक्तों का कहां से होगा। अभी एक कहता है फूल, एक कहता है फूल, और फूल इज FOOL, फूल इज PH। हिंदी में नुक्ते नहीं है, उर्दू में आधे शब्द नहीं है। उर्दू में जैसे वो फिल्म कहेंगे, वो फिल्म आधा ल नहीं है, तो ये उर्दू की उसमें ये, तो उर्दू में जो नुक्ते होते हैं ज ज ग ग ख ख, ये नुक्ते ये हिंदी में नहीं है, तो हमें वो भी आना चाहिए। तो मेरे पिताजी ने जो है वो तो उन्होंने उर्दू में पढ़ाई की, फिर उन्होंने स्पेशली हिंदी में की। ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि मेरे को घर में जो था मुझे ये सब चीजें मिली। घर ही एक तरह का इंस्टीट्यूट रहा है आपका। मेरे पिताजी, ये मैं अपने वालिद साहब, अपने पिताजी को ये धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रणाम पितामह, प्रणाम गुरुदेव। आओ वत्स, और ये बताओ कि इतनी रात गए अपने पितामह की याद कैसे आ गई? मेरे पास केवल 2 विकल्प हैं पितामह। मैं आपसे यह पूछने आया हूं कि कौन सा विकल्प उचित रहेगा। कैसे विकल्प प्रिय दुर्योधन? द्यूत क्रीड़ा भवन में जो कुछ हुआ, मैं उसके लिए लज्जित नहीं हूं गुरुवर। यदि लज्जित हो तो स्वयं भ्राता युधिष्ठिर, जिन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया था। और इस विषय में आप लोगों से मेरा मतभेद है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। विकल्पों की बात करो दुर्योधन। विकल्पों की बात के लिए यह भूमिका आवश्यक थी गुरुवर। ठीक है, यदि भूमिका समाप्त हो गई हो तो विकल्प की बात आरंभ करो। जो आज्ञा पितामह। जैसे
एक वन में दो बाघ नहीं रह सकते, उसी तरह एक ही क्षेत्र में कुरु और पांडव नहीं रह सकते। द्यूत के उपरांत तो बिल्कुल ही नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में केवल दो विकल्प रह जाते हैं। पहला विकल्प यह पितामह कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण करूं और यह निर्णय रणभूमि में हो कि इस क्षेत्र में मैं रहूंगा या वे रहेंगे। दूसरा विकल्प यह पितामह कि एक बार और द्यूत हो जाने दीजिए। यदि मैं जीतूं तो वे 12 बरस का वनवास और 13वें बरस का ज्ञातवास स्वीकार करें, और यदि वे जीतें तो 12 बरस का वनवास और 13वें बरस का ज्ञातवास मेरे लिए। द्यूत द्यूत कोई विकल्प नहीं है दुर्योधन। हाँ, और ये समस्या इतनी सरल और साधारण नहीं है पुत्र। क्षमा चाहता हूं पितामह, मैं आप पर या गुरु वर पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाना चाहता, जबकि स्वयं आप दोनों ये जानते हैं कि आप सब उन्हीं के पक्ष में हैं। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि उन दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प उचित रहेगा, युद्ध या द्यूत। और फिर मेरा था कि अच्छा जो करना है वो फिर 100% करना है। मेरा ये है जी, मैं जो चीज़ पकड़ता हूँ वो करता हूँ। आपको ये बताना चाहूँगा, मैं जब पैदा हुआ था ना, मैं सिर्फ 3.5 पाउंड का पैदा हुआ था। 3.5 पाउंड बहुत, आई वॉज लाइक अ ब्लू बेबी, प्रीमेच्योर जैसे कहते हैं ना। तो मेरा था कि मैं बहुत कमज़ोर था। ये कमज़ोरी को मुझे अपनी शक्ति बनाना है, सबसे ताकतवर बनना है। सो आई मेड दैट बॉडी। तो फिर मेरा था कि जब मेरी स्पीच डिक्शन खराब है तो मुझे वो 100% करना है, वो किया मैंने। चलिए, यहाँ पर वक्त हो चला एक गीत का। कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे? बहुत ही खूबसूरत एक गीत है। मेरे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब जो हैं वो मेरे बहुत ही फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं। उनका मुझे याद आ रहा है, एक फिल्म का नाम नहीं पता, कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है पता कुछ नहीं है। मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तू, रुत जवान है। आज मौसम हो, आज मौसम
बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है। ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं। हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है आज मौसम, हो आज मौसम। बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। मेरे यार ऐ हुस्न वाले, ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले। दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी। जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है आज मौसम, हो आज मौसम। बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम, हो आज मौसम। बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आज मौसम। आज मौसम, आज मौसम। गीत पर जाने से पहले बातें हो रही थी महाभारत की, जो कि एक आइकॉनिक सीरीज है और एक माइलस्टोन है आपके करियर का। तो हम बात कर रहे थे कि ऑडिशन के दौरान आपको भीम के किरदार के लिए पहले चूज किया गया और बाद में आप दुर्योधन के किरदार तक पहुंचे। तो भीम का जो किरदार वो निभाया प्रवीण कुमार ने, उनकी जो कदकाठी थी उस वक्त आपकी क्या मैच था, या वो एक तरह के प्रतियोगी के रूप में आप उनके सामने आए? दुर्योधन चोपड़ा साहब ने कहा कि भाई अगर तुमसे बड़ा भीम हमें नहीं मिलेगा तो तुम ही प्ले करोगे जी। तो मैं तो डरा हुआ था कि भाई मुझे को ढूंढना पड़ेगा जो मुझसे बड़ा हो। तो प्रवीण कुमार जी हमारे, मतलब मैं तो उनका बहुत ही इज्जत करता हूँ उनकी। वो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, हमारे देश का उन्होंने नाम रोशन किया है। 2 बार वे गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो में। उनका रिकॉर्ड कुछ 25-30 साल तक किसी ने नहीं तोड़ा था। वो 6 फीट 7 इंचेस टॉल, 6'8" थे शायद। आई एम 6'3", मुझसे 5 इंच लंबे थे और ह्यूज ही वॉज, हमसे बड़े भी हैं। तो मैंने कहा सर आप प्रवीण कुमार साहब को लीजिए ना। बोलता वेरी गुड। उनको बुलाया गया, उन्होंने एग्री कर लिया, वो भीम बन गए। एक और मैं बताना चाहूंगा, मैं उस वक्त आई यूज्ड टू बी वेरी स्लिम, आई वाज अ मार्शल आर्टिस्ट। सो एक कुंफू कराटे वाले का जो बॉडी होती है और एक बॉडी बिल्डर की बॉडी अलग होती है। फिर मैंने सोचा कि यार इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं लग रहा। अच्छा, हमें साइन किया गया था 1986 में।
और महाभारत की शुरुआत हुई हमारी शूटिंग 88 के आसपास, 88 नवंबर के आसपास जी। तो हमारी एंट्री 24th एपिसोड में हुई है। जी जी। तो उनको जो पहले 24 एपिसोड बनाने थे उनको, वो तो 88 उन्होंने शुरुआत कर दी थी। तो मुझे समय मिल गया तैयारी करने का जी। दैट वाज अ टाइम मैंने जितने ग्रंथ जो पढ़ सकता था दुर्योधन के प्रति, महाभारत, मैंने सब पढ़ना शुरू कर दिया। और एट द सेम टाइम मैंने बॉडी पे काम करना शुरू किया। मैंने मार्शल आर्ट करना बंद कर दिया एंड आई स्टार्टेड डूइंग वेट ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डिंग टू मैच अप टू व्हाट प्रवीण सर वाज। ऑफ कोर्स हाइट कुड नॉट बी दैट, बट फिजिकलिटी, जो स्ट्रेंथ और जो बॉडी चाहिए थी, वो फिर मैंने की। क्योंकि आज के किरदार की अगर बात करें, आज के जो जनरेशन है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है बॉडी बिल्डिंग के लिए, बनाने के लिए। तो उस वक्त एग्जैक्टली किस तरह की जो ट्रेनिंग की आपने? आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का एक वीडियो आया था, पंपिंग आयरन। आजकल तो बहुत इजीली अवेलेबल है, जी जी। तब नेट नहीं था, तो किसी फ्रेंड के थ्रू वीडियो कैसेट्स मंगाए गए, उनको देख के बॉडी बिल्डिंग सीखी और करना शुरू किया। देन माय वेट यूज्ड टू बी नॉट मोर देन 78 किलोज इन 86 से लेकर 88 तक। आई पुट ऑन 22 किलोज। मैंने इस किरदार के लिए 96 98 मेरा वजन हो गया था उस वक्त। जी जी। आई डिड दैट, मैंने किया उसे। और महाभारत की अगर बात की जाए तो सबको याद है महाभारत, मतलब जहन में हम अगर देखें तो शुरू से आखिर तक हमें याद है, ऐसा आइकॉनिक सीरीज बनी थी ये। अगर आपसे पूछा जाए कि वो 3-4 दृश्य या सीन्स जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? बहुत सारे सीन्स थे। एक तो द्यूत क्रीड़ा बहुत ही बढ़िया थी जी। फिर जो उसके जो अंदर का उसका जो अंतर्द्वंद था, जो अपने माता पिता से जो झगड़ा करके जो वो ही वांटेड हिज राइट, जिसका जो एक जो टर्मोइल था, वो बहुत बढ़िया था कि भाई मैं विचित्रवीर के ज्येष्ठ पुत्र का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, मेरे पिताश्री नेत्रहीन थे किंतु मैं नेत्रहीन नहीं हूँ। तो उसका जो एक जो टर्मोइल वो बहुत ही खूबसूरत है। फिर जो एक कर्ण की चिता पर जो सीन था वो बहुत बढ़िया था। रुक जाइए भ्राताश्री, आप इसका दाह संस्कार नहीं कर सकते। मैं जानता हूं भ्राताश्री कि मेरा मित्र आपका बड़ा भाई था, परंतु ये शव आपके बड़े भाई का नहीं है। ये शव मेरे प्रिय राधे का है और राधे की चिता पर आपका कोई अधिकार नहीं है। राधे की चिता पर केवल मेरा अधिकार है। दुर्योधन ठीक कह रहे हैं बड़े भैया। राधे के शव पर इनका अधिकार हम सबसे अधिक है। हाँ बड़े भैया। मैं तुम्हारा शव नहीं देखना चाहता था मित्र। देखो, केवल तुम्हारे न रहने से मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं मित्र। किंतु जब मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी होगी तो मुझे तुम याद आओगे और मेरे हृदय से मेरी मृत्यु का भय निकल जाएगा। हे मित्र, अपने इस घायल और अकेले रह जाने वाले मित्र का प्रणाम स्वीकार करो। हे मित्र, जब तक इस संसार में जीवन रहेगा तुम मित्रता का प्रतीक बनकर सदैव जीवित रहोगे। तुम धन्य हो राधे, तुम धन्य हो। चोपड़ा साहब जो थे वो वन टेक डायरेक्टर थे। रवि सर जो हमारे जो डायरेक्टर थे, वो तो भाई जो शॉट लगा दिया, यहां से यहां तक एक शॉट है तो वो वही रहेगा। वो ट्रॉली भी वैसे चलेगी, आपको सही मार्क पे आना है और परफॉर्मेंस हैज टू बी 100%, तभी वो अच्छी चीज लग रही है जी। आजकल तो क्या प्राण तत्व ही चला गया है, वो कनेक्ट नहीं है। आजकल तो एक शॉट या कट 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 सब अलग अलग शूट करते हैं, खाली एडिटिंग टेबल पे जोड़ देते हैं। तो गिव एंड टेक, आदान प्रदान नहीं होता। 6 दिन लेते थे एक एपिसोड बनाने के लिए, आजकल एक दिन लोग 6 एपिसोड बनाते हैं। तो कहां से फिर वो बात आएगी? और वहां पे सेट पर किस तरह का माहौल रहता था, और जो आपके को स्टार्स थे उनके साथ क्रिकेट टीम कैसे होती है, अभी आप 3 साल अगर आप एक साथ रहें तो फिर वो मस्ती मजाक ना, कॉमराडी, एक जैसे आर्मी में आप जाते हैं किसी में, तो एक वो जो द बॉन्डिंग बिकम्स मच स्ट्रॉन्गर, बिकॉज डे नाइट, हफ्ते में 6 दिन आप सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक साथ में हैं, और फिर संडे को फिर परिवार की दोस्ती हो जाती है, घनिष्ठता बढ़ती है। फिर आप किसी के घर जा रहे हैं, किसी के घर खाना है, आज उसके घर, तो इट वाज लाइक अ फैमिली, एक परिवार बन जाता है। उनमें से कोई को-स्टार जिनके साथ अभी भी आपका मिलना जुलना है, बातचीत होती है? पंकज धीर जी, मेरा बहुत अच्छा घनिष्ठ मित्र है। तो इज लाइक अ ब्रदर टू मी, भाई है, हमारा मिलना जुलना बहुत है। चलिए अब यहाँ एक गीत की गुंजाइश है, एक गीत हम सुन लेते हैं।
ओके, दिस आई वुड लाइक टू डेडिकेट इट टू माय वाइफ दीपाली जी। जी। बहुत ही खूबसूरत हमने एक फिल्म देखी थी जो मेरे जहन में हमारे दोनों के इसने बहुत ही एक डीप इंप्रेशन छोड़ा हुआ है। वो गाना था एक दूजे के लिए का, तेरे मेरे बीच में एक बंधन अनजाना। आउटस्टैंडिंग सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत, शिवरंजनी राग में बना है। क्या बात है, जरूर हम सुनते हैं ये गीत। बढ़िया। जैसे सब समझ गया। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर